Hello everyone, I welcome you all to my channel. My name is Shivam. I hope you all must be fine. Friends, आज के इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को यानी अनुच्छेद को डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो हमें एक संविधान की ज़रूरत थी और हमारे संविधान के जो कौन थे निर्माता, उन्होंने कितना टाइम ले लिया, 2 साल 11 महीने 18 दिन ले लिए इसको बनाने में। और ये जब 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया, उसके बाद में 2 महीने बाद इसे लागू भी कर दिया गया 26 जनवरी 1950 को। जब ये बना था तब इसमें 395 आर्टिकल थे और 8 अनुसूचियाँ थी, जबकि 22 भाग थे। ठीक है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी आज़ादी के 70 साल बीत चुके हैं, सब कुछ चेंज हो गया, बहुत सारे अमेंडमेंट इसमें किए गए हैं। तो अब इसमें आर्टिकल लगभग 450 के अराउंड हो गए हैं। ठीक है, अलग अलग सोर्सेस से अगर आप चेक करेंगे तो कहीं पे 445, कहीं 450, ठीक है, ऐसे शो करेगा। तो अभी आप ये मान लो 450 के आसपास ही आपको आर्टिकल्स मिलेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। जो 8 अनुसूचियाँ थी वो अब 12 हो चुकी हैं और 22 भाग जो थे वो अब 25 भाग हो चुके हैं। सो उन्हीं से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। सो विदाउट बीइंग डिलेड लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहला हम बात करते हैं भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो अभी करंटली 444, ठीक है, अभी कोई फिक्स नहीं है, लेकिन अभी आप 444 यहाँ पे जान लो। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा हुआ है कि भारत राज्यों का एक संघ है, यानी भारत बहुत सारे राज्यों को मिला के एक संघ बन गया है, ये लिखा हुआ है अनुच्छेद नंबर 1 में। यानी भारत के जो राज्य हैं, उनके क्षेत्र हैं या फिर उसकी सीमाएं हैं, उन सब के बारे में लिखा हुआ है अनुच्छेद 1 से लेकर 4 के बीच में। और फिर अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच में भारतीय नागरिकता के बारे में दिया हुआ है, यानी कि किसकी नागरिकता कब जा सकती है, कैसे मिल सकती है, अगर आप भारत के बाहर रहते हैं कितना बाहर रहेंगे कि आपकी नागरिकता चली जाए, अगर आप भारत के बाहर के हैं और आपको भारतीय नागरिकता चाहिए। तो ये सब कुछ डिस्कस किया हुआ है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में। जबकि अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में आपको फंडामेंटल राइट मिलेंगे, खाने का अधिकार, पीने का अधिकार, बोलने का अधिकार, ठीक है, धरना देने का अधिकार, ये सब 12 से 35 के बीच में फंडामेंटल राइट्स आपको मिलेंगे। फिर 36 से 51 में आपको DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि इसमें जो स्टेट से संबंधित कुछ रूल्स हैं, जैसे कुछ अधिकार हमारे पास है तो कुछ अधिकार स्टेट के पास भी हैं, तो वो आपको 36 से 51 में मिलेगा। इसके अलावा बाद में 51A जोड़ दिया गया था। 51 में आपको फंडामेंटल ड्यूटी मिल जाएगी, यानी कि आपके कुछ कर्तव्य होंगे, वो भी आपको पता होने चाहिए। सो यहाँ पे अनुच्छेद 1 में ये लिखा हुआ है कि भारत जो है राज्यों का एक संघ होगा। किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था 12 से 35 में आपको फंडामेंटल राइट प्रदान किए गए, यानी मौलिक अधिकार। किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। तो नागरिकता संबंधी प्रावधान आपको 5 से 11 में मिलेंगे। इन्हीं के बीच में नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए यानी रिजर्वेशन के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 16 आर्टिकल नंबर 16 रिजर्वेशन के बारे में बात करता है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, यानी DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये 36 से 51 के बीच में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित की गई है। तो अनुच्छेद 39 में, अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 39 में क्या दिया हुआ है, कल्याणकारी राज्य के बारे में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, यानी कि अगर भारतीय राष्ट्रपति जो है वो सही से काम नहीं कर रहा है तो उस पर हम महाभियोग चला सकते हैं, यानी उस पर हम इम्पीचमेंट कर सकते हैं और उस इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू हम उसे हटा भी सकते हैं। और ये लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 61 में। ठीक है, अगला, किस अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रीगण यानी कि कोयला मंत्री और रेलवे मंत्री, ये सारे मंत्री जो होते हैं, ठीक है, ये सारे मंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 75 में। महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की जो अपॉइंटमेंट होती है वो आर्टिकल नंबर 76 के अंतर्गत आती है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, यानी कि राष्ट्रपति जो होता है ना वो लोकसभा को भंग कर सकता है। देखो, 2 सभाएं होती हैं, लोकसभा और एक राज्यसभा। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकती है, सिर्फ लोकसभा भंग हो सकती है। और उसे कौन भंग कर सकता है,
उसे कर सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, अगर बहुमत नहीं है किसी भी पार्टी के पास और उसके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है यानी कि जो सांसद है वो लग रहा है नंबर्स उनके कम है, तो वो भंग हो जाएगी लोकसभा और उसे राष्ट्रपति भंग कर देगा। आर्टिकल नंबर 85 में ये लिखा हुआ है। किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? राष्ट्रपति क्या करता है ना, कभी कभी राज्यसभा और लोकसभा दोनों को एक साथ बुला लेता है, उसको बोलते हैं संयुक्त अधिवेशन, और ये आर्टिकल नंबर 108 में दिया हुआ है। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? धन विधेयक यानी कि मनी बिल। मनी बिल में कोई भी टैक्स से रिलेटेड, पैसे रुपए से रिलेटेड कोई भी जो वर्क होता है वो मनी बिल के अंतर्गत आता है। तो मनी बिल की परिभाषा आर्टिकल नंबर 110 में दी गई है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? अध्यादेश होता है जब जैसे मान लो इमरजेंसी लग गई, अब हमें कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाना है, उसके लिए हमें करना क्या होता है, संसद में बिल पास करना होता है, फिर उसे लोकसभा से होते हुए राज्यसभा से होते हुए राष्ट्रपति के पास जाना होता है, उसमें बहुत सारा टाइम लगता है। तो करंटली अगर इमरजेंसी में कुछ हमें स्टेप लेना है तो उसे हम अध्यादेश कहते हैं, और वो जो है आर्टिकल नंबर 123 में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अगर अध्यादेश राष्ट्रपति जारी कर देता है तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर उसको किसमें, संसद में उसे पास भी कराना होता है, वरना 6 महीने बाद ख़त्म हो जाता है। ये एक आदेश होता है एक्चुअली में। तो अनुच्छेद 123 में ये दिया हुआ है अध्यादेश। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चला सकता है? यानी कि राष्ट्रपति को जैसे महाभियोग के अंतर्गत हटा सकते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं ना उसको भी हम हटा सकते हैं। कैसे? इम्पीचमेंट के थ्रू, यानी महाभियोग चला के संसद में उनके वोटिंग करके कि भैया ये सही काम नहीं कर रहे हैं, इन्हें हम हटाना चाहते हैं, तो वो हटा सकते हैं। उस प्रोसेस को महाभियोग प्रक्रिया कहते हैं, और ये आर्टिकल नंबर 124 में दिया हुआ है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं तो आर्टिकल नंबर 124 में दिया हुआ है, अगर वो राष्ट्रपति है तो वो आर्टिकल नंबर 63 में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? अनुच्छेद 233 के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 233 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति अगर चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय के जो जज होते हैं ना उनके पास कहेगा कि आप मुझे थोड़ी सी एडवाइस दे दो। ये लेकिन उस पर डिपेंड करता है, ज़रूर कोई मतलब इम्पोज नहीं कर सकते कि हाँ एडवाइस तुम्हें लेनी ही पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो ऐसा वो एडवाइस ले सकता है, और वो आर्टिकल नंबर 233 में दिया हुआ है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं? तो अनुच्छेद 248 में ये दिया हुआ है। देखो, कुछ पावर्स पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास यानी राज्य सरकार के पास होती है, और कुछ जो बची कुची शक्तियाँ होती हैं वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल जाती है। तो ये दिया हुआ है आर्टिकल नंबर 248 टू 48 में। किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 253 में अंतर्राष्ट्रीय समझौते यानी अगर आप इंटरनेशनल पैक्ट कोई करते, कोई एग्रीमेंट करते, दूसरे देश से आपने कोई डील कर ली है, तो ये आर्टिकल नंबर 253 में दिया हुआ है, ये आपको पावर मिल जाती है आर्टिकल नंबर 253 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? यानी फाइनेंस कमीशन का गठन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। किस आर्टिकल के तहत? 280 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 280 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति जो है वो फाइनेंस कमीशन को यानी वित्त आयोग का गठन कर सकता है। संपत्ति का अधिकार यानी जो राइट टू प्रॉपर्टी है, ये अनुच्छेद 300 का में दी गई है। ठीक है, अभी पहले ये फंडामेंटल राइट था, लेकिन अब ये लीगल राइट है। तो ये अनुच्छेद 300 का में है कि संपत्ति का अधिकार यानी कि जो बेटा है वो अपने पिता से संपत्ति के अधिकार के लिए कोर्ट जा सकता है, ये एक उसका लीगल राइट है। ठीक है, आगे देखते हैं, अनुच्छेद 300 का में दिया हुआ है। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? यानी कि जो आपने यूपीएससी सुना होगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसी तरीके से स्टेट में भी होती है पीएससी। अगर जैसे कि बिहार है तो बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। इस तरह से जो लोक सेवा आयोग है वो आर्टिकल नंबर 315 में मेंशन है। ठीक है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? आर्टिकल नंबर 343 आई 343 आई में ये दिया हुआ है कि हिंदी भाषा को राजकीय भाषा हम घोषित करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए, ठीक है, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन होगा? और ये अनुच्छेद नंबर 338 ए में दिया हुआ है कि जो हमारे अनुसूचित जनजातियां हैं उनके लिए एक राष्ट्रीय आयोग भी होगा। अनुच्छेद नंबर 338 ए में दिया हुआ है।
संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? संसद जो है ना अपने संविधान में कुछ चेंजमेंट कर सकती है, उसको संशोधन कहते हैं, इंग्लिश में अमेंडमेंट कहते हैं। और ये 368 में लिखा हुआ है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 368 के तहत संविधान में संशोधन हो सकता है, और ये हमने अफ्रीका से बोरो किया था, साउथ अफ्रीका से। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है? ये है 356 में। ये यहाँ पे कुछ गलत मिसप्रिंट हुआ है। 356 जो है ना, ये एक इमरजेंसी है, स्टेट इमरजेंसी। अगर किसी राज्य में कोई सरकार सही से काम नहीं कर रही है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे कुछ आतंकवादी संबंधी कुछ नीतियाँ चल रही हैं, या फिर पैसे का घोटाला हो रहा है, कुछ भी चल रहा है, तो यहाँ पे 356 लग जाती है धारा, आर्टिकल, यानी अनुच्छेद 356 के तहत वहाँ पे इमरजेंसी लग जाती है। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है? तो 352 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी पूरे संविधान में मंत्रिमंडल शब्द सिर्फ एक बार लिखा गया है, वो भी 352 में, ठीक है। आगे देखते हैं, जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त था? अब नहीं है, अब ये आर्टिकल 370 हट चुका है, ठीक है। तो 370 के तहत इसको विशेष दर्जा प्राप्त था, लेकिन अब नहीं है। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे? राष्ट्रपति शासन से, ठीक है। आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन दिया हुआ है। किसी राज्य में कोई प्रॉब्लम है तो राष्ट्रपति शासन लग जाता है। भारत में 3 टाइप की इमरजेंसी है, ठीक है। एक तो नेशनल इमरजेंसी होती है, एक स्टेट इमरजेंसी होती है, एक फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है। नेशनल इमरजेंसी जो होती है उसमें अगर कोई बाहरी देश हम पे अटैक कर देगा तो 352 के तहत, आर्टिकल नंबर 352 में लिखा है कि हम नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। किसी पर्टिकुलर राज्य में कोई प्रॉब्लम है तो 356 हम लगा सकते हैं, यानी कि राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। 360 आज तक कभी लगाई नहीं गई है। 360 में अगर भारत देश में पैसों की कुछ दिक्कत आ गई, कमी आ गई है, भुखमरी छा गई है, तो फिर 360 लग सकती है, लेकिन 360 आज तक कभी लागू नहीं हुई है। जबकि 352 जो है वो जब इंडिया चाइना से लड़ाई हुई थी, इंडिया पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी, तब ये लग चुकी है, ठीक है। आगे देखते हैं। और 356 तो हमेशा ही लगती रहती है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वो कौन कौन से? समानता का अधिकार मतलब राइट टू इक्वालिटी, कि हम सब बराबर हैं हर फील्ड में, ठीक है। तो ये आर्टिकल नंबर 14 से 18 के बीच में राइट टू इक्वालिटी दिया हुआ है। संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? यानी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं कुछ, जो कि हमने रसिया से ली है, रूस से ली है, और ये 11 हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। और ये दिया हुआ आर्टिकल नंबर 51A में, ठीक है, अनुच्छेद 51 का में। भारत के नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद ए। यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो गया, लेकिन अभी ये होगा मेरे हिसाब से 36 से 51 के बीच में, क्योंकि ये DPSP में आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत के नागरिक का कर्तव्य होगा, अगर ये कोई कर्तव्य है तो ये भारत का फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी है, तो इसका मतलब ये 51A में आएगा, ठीक है। आर्टिकल नंबर 51A में आएगा। कोई भी कर्तव्य होगा, अगर भारतीय नागरिक का कोई भी कर्तव्य, तो वो फंडामेंटल ड्यूटी में आता है, और फंडामेंटल ड्यूटी का मेंशन अनुच्छेद 51A में दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे 51 मिसप्रिंट हो गया, अभी आप इसको 51A कर लो। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया? यानी कि सरकार, राज्य सरकारें हैं जैसे यूपी सरकार, बिहार सरकार, ये ग्राम पंचायत का गठन कर सकती है, और ये अनुच्छेद 40 के तहत, ठीक है। ग्राम पंचायत जो होती है ना, हर गांव में ग्राम पंचायत होती है, और ये अनुच्छेद 40 के तहत होती है। भारतीय संविधान में लिखा हुआ है अनुच्छेद 40 में। वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? अभी तो 12 हैं, और जब बना था तब वो 8 थी। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? द्वितीय अनुसूची में है महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्ते से, यानी कि जो इम्पोर्टेंट डेजिग्नेशन है, यानी पोस्ट है, और उनके वेतन और भत्ते, सैलरीज, अलाउंस वगैरह सब बताया गया है संविधान की दूसरी अनुसूची में। जैसे कि किस मंत्री की कितनी वेतन होगा, कितनी सैलरी होगी, ठीक है। कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाएँ भारत में जिनको मान्यता दी जा चुकी है, और ये 8वीं अनुसूची में मेंशन है, ठीक है। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों को अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में? यानी अगर सपोज़ आप किसी पार्टी के साथ हो और आपने इलेक्शन जीत लिया है, ठीक है, और अभी क्या हो रहा है कि सामने वाली पार्टी आपको कुछ लालच दे रही है, आपको ख़रीदना चाहती है,
तो क्या होगा कि आप उसकी पार्टी में ना चले जाओ, इसलिए दल बदल कानून आ गया। तो दल बदल जो कानून है ये 10वीं अनुसूची में है, ठीक है, 10th शेड्यूल में है ये, कि आप किसी और पार्टी में नहीं जाओ। अगर आप पार्टी में चले गए किसी और पार्टी में, तो फिर आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, आप अयोग्य घोषित हो जाओगे, ठीक है। आगे देखते हैं, संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती? तो 6ठी अनुसूची मणिपुर राज्य में, जो कि भारत का एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, वहाँ पे मणिपुर में लागू नहीं होती। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो ये तमिलनाडु को आरक्षण प्राप्त है और ये 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया है। 9वीं अनुसूची में कोई भी चीज़ अगर चली जाएगी तो वो सुप्रीम कोर्ट फिर वो जान सकता है। यानी अगर आप 9वीं अनुसूची में कोई भी चीज़ अगर डाली जाएगी तो आप कोर्ट नहीं जा पाओगे। हालांकि आपको अधिकार प्राप्त है, लेकिन आप कोर्ट नहीं जा पाओगे, ठीक है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो आपसे वो अधिकार छीन सकती है, आप कोर्ट जा ही नहीं पाओगे, इसलिए वो 9वीं अनुसूची में डाल दी जाती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्य के क्षेत्रों का ब्यौरा करती है? तो पहली अनुसूची, भारत के जो राज्य हैं उनके नाम, ठीक है, उनके जो क्षेत्र हैं उनके डिटेल, ये सब पहली अनुसूची यानी पहले शेड्यूल में दिया हुआ है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई कब? तो पहले जब हमारा संविधान बना तो 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन पहले ही संशोधन यानी पहली बार में जब बदलाव किया गया, यानी पहला संशोधन जब किया गया तो 9वीं अनुसूची उसमें जोड़ दी गई, ठीक है। आगे देखते हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था, यानी भारत में एक उपराष्ट्रपति भी होगा, वाइस प्रेसिडेंट भी होगा, अनुच्छेद 63 में ये दिया हुआ है, ठीक है, अनुच्छेद 63 में। और जो मैंने थोड़ा मिस्टेकनली गलत बताया कि जो इम्पीचमेंट है, इम्पीचमेंट मतलब कि आर्टिकल नंबर 61 में दिया हुआ है कि राष्ट्रपति जो होगा उसको हम हटा सकते हैं महाभियोग करके। तो उसमें शायद मैंने 63 आपको बोल दिया होगा, मुझे याद नहीं है, लेकिन वो 61 है, ठीक है, 61 है वो। आगे देखते हैं कि 61 के तहत हम राष्ट्रपति को हटा सकते हैं इम्पीचमेंट करके। आगे देखते हैं, तो अनुच्छेद 63 में ये दिया हुआ है कि आर्टिकल नंबर 63 में कि भारत में एक उपराष्ट्रपति भी होगा। वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? वित्तीय आपात मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी। मैंने आपको बताया 3 इमरजेंसी, 352, 356, 360। तो वित्तीय आपात कभी लगा नहीं है, वो 360 में मेंशन है। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? यानी बैकवर्ड क्लास का जो आयोग है वो अनुच्छेद 340 में दिया हुआ है। किस अनुच्छेद में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारे का वर्णन है? यानी कि 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में जो भी शक्तियां हैं कुछ राज्यों के पास जाएंगी, कुछ केंद्र सरकार के पास जाएंगी, ऐसा 7वीं अनुसूची में मेंशन है। समवर्ती सूची किस राज्य में से संबंधित नहीं है? समवर्ती सूची जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित नहीं है, लेकिन अब संबंधित है क्योंकि ये अब यूनियन टेरिटरी हो चुकी है। आगे देखते हैं, संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो जब संविधान लागू हुआ तो समवर्ती सूची में 47 विषय थे, ठीक है। और अभी राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो अभी राज्य सूची में 66 विषय हैं, 66 सब्जेक्ट हैं। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? तो 97 विषय हैं संघ सूची में, 66 विषय हैं राज्य सूची में और 47 विषय हैं समवर्ती सूची में। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ like the video and subscribe to channel. Thank you so much.